Warm welcome, dear students. We are now with Unit 5 and Plus 2 Physics. एक छोटा सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें एक जो टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट, वो अब कोरोना के कारण जो सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रह गया है। इसके पहले एक टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट, वो अब हट गया है। तो 2020 टू 2021 आपने जो बोर्ड का एग्ज़ाम देना है 2021 में, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। सो यू नीड नॉट डू दैट टॉपिक। हाँ, उसमें एक शॉर्टकट वगैरह है छोटे मोटे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में यूज़ होने हैं। तो देखते हैं अभी ऑब्जेक्टिव में सिलेबस क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर अदरवाइज़ करवाऊँगा आपको, वही फिर मैं जरूरत पड़ी तो अब हमें स्ट्रेट वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से शुरू करना है। इसके पहले एक टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हट गया है। 2021 का जो पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम का, उसमें नहीं आना। फ्यूचर में आएगा तो देखेंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे उस पर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ट्रांसवर्स नेचर है उनका। सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट बताना है, यानी मैथमेटिकली नहीं प्रूव करना हमने उनको। एक जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज, इनको हमने एक सीक्वेंस में इनकी जो बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या बढ़ते हुए वेवलेंथ के हिसाब से हमने इनको स्टडी करना है, ऑर्डरली अरेंज भी करना है इनको, और कुछ एलिमेंट्री फैक्ट्स उनके अबाउट के कहाँ पे वो बनती कैसे हैं, उनका यूज़ क्या है। बस ये मेन पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट थोड़ा प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जब जनरेट होती है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो किस तरह से टाइम के साथ चेंज होते हैं। चलिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं कराऊंगा इसमें भी, सीधा डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से शुरू कर रहा हूँ। तो एक तो आता है पेपर में क्वेश्चन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्कीमेटिक डायग्राम। जैसे वेव चलती है ना, आप एक रोप को ले लो, उसको ऊपर नीचे को ऑसिलेट करो तो इसमें एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट होता है। तो इस वेव का शेप कैसा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से इकट्ठे बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो अभी रिसेंटली आपने पढ़ा फैराडेज लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। लेकिन कंडक्टर हो, कंडक्टर नहीं है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, खाली जगह में भी बनेगा वो। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और ये दोनों आपस में राइट एंगल पे होते हैं। और दोनों की बड़ा खासियत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो था दैट वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैक्यूम में एग्जिस्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है। तो दोनों फील्ड्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसका डिस्कशन था इन द टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि अब हट गया है। तो अब जो सर कह रहे हैं वो मान लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो तो हमने पढ़ लिया फैराडेज लॉ में, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट में आना था। तो अभी बस ये एक्सेप्ट करो कि दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, और टाइम के साथ ही कैसे चेंज होंगे। अगर वेव जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है, चेंजेस जो हैं, वो वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। जैसे एक रस्सी को आप बेटा ऊपर नीचे करना शुरू कर दें तो एक ऐसे वेव बननी शुरू हो जाती है, उसी तरह का वेव आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखाना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस के अलोंग चेंज होगा तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जेड के अलोंग चेंज होगा, जेड के अलोंग डेवलप होगा। सेम वे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई के अलोंग होगा तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा
वो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। तो ये ग्राफ जब नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ जो है वो भी पीछे की तरफ चला जाएगा इस तरह से। तो अभी तो क्योंकि मैंने तो ये कंप्यूटर पे बना दिया, तो आपने क्या करना है, आपने जो ऊपर वाले ब्लू है ना, ऊपर वाले ब्लू, ये 3 ब्लू ऊपर को हैं, ये पहले आपने ब्लू नहीं ड्रॉ करना, मैंने कलरफुल बना दिया ताकि ज़रा नाम लेना आसान हो जाएगा ब्लू वाला। तो आपने ये जो ब्लू वाले हैं ना, 1 2 3, ये पहले ड्रॉ करने हैं बेटा। और ये जो स्किन शेड के हैं आगे वाले पॉजिटिव जेड वाले, ये भी 3 पहले ड्रॉ कर लेने हैं। अब ये जो पीछे पीछे गया ना बेटा, ये पीछे जाने पे इसके नीचे छुप गया, तो आपने इतना ही ड्रॉ करना है बेटा, ध्यान दे दो जरा, है ना, इसको इतना ही ड्रॉ करना है। ऐसे ये जो ब्लू वाला है, ये वैसे तो इस तरह से था पूरा, बट ये इसके नीचे छुप जाएगा, तो आपने ब्लू वाला पार्ट इतना ही ड्रॉ करना है। तो आपका डायग्राम जो है वो एग्जैक्टली अगर पेपर में आता है बेटा 1 नंबर से लेके 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ये डायग्राम आपका जो है वो परफेक्ट दिखना चाहिए, 3 डिमेंशनल। तो पहले ब्लू, ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू ड्रॉ करेंगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड का ये जो पॉजिटिव जेड वाला पार्ट है पहले वो ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये जो पीछे को गया उसको बाद में ड्रॉ करिए, मेरे साथ साथ पूरा कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट ड्रॉ करिए। आपको शेड नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें एरोज ड्रॉ करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। देखो जब तो बेटा रस्सी होती है अपने पास, रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं तो रस्सी कंटिन्यूस आइटम है। कंटिन्यूस मीन्स यहाँ पे रस्सी का डिस्प्लेसमेंट कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे मैक्सिमम, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज चेंज होना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, मैक्सिमम हो गया, फिर कम होना शुरू हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ को आ जाएगा, लेकिन ये एरोज यहीं तक सही ड्रॉ होंगे। इसके बाद वाला जो एरो है, ध्यान दो जरा, ये वाला एरो नहीं दिखेगा, इसको यहीं तक ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे तो पूरा दिख जाएगा क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ है। सेम वे नीचे की तरफ जब ड्रॉ करोगे तो आप 4 एरो पूरे ड्रॉ कर लो, 5वें का सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दो। सेम वे अप एंड सेम वे डाउन। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड आपने ड्रॉ करना है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये पूरा दिख जाएगा वेक्टर बेटा, ये सारे वेक्टर पूरे दिखा दो। और जो पीछे की तरफ को जाएंगे 1 2 3 और बाकी बिना एरो के दिखा दो, उनका एरो छुप जाएगा पीछे। तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। और आपने सभी ने डायग्राम ड्रॉ करके मुझे बेटा इसका फ़ोटो खींच के आपने व्हाट्सएप भी करना है, विच कन्फर्म्स कि आपको सही ड्रॉ करना आ गया है। शेड नहीं करना आपने बस, हाँ अगर आपने 2 कलर का पेन यूज़ करना वो चल सकता है, ऊपर के एरो ब्लू से ड्रॉ कर दो, ये वाले एरो रेड से ड्रॉ कर दो, ऐसे कर सकते हो। चलिए अब ये तो हो गया डायग्राम। तो ये अभी मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया ये स्टैटिक डायग्राम है, ये टाइम के साथ राइट हैंड साइड को आगे को चलता रहता है। जैसे रस्सी में क्रेस्ट और ट्रफ आगे को जाते हैं, ये भी आगे को चलता रहता है। ये स्टैटिक डायग्राम है, पर पेपर में जो आप ड्रॉ करोगे वो स्टैटिक ही होगा, ऑब्वियस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे हमें वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालने के लिए क्या करना है। तो जैसे आपने पीछे अभी ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा, जो मैक्सिमम वैल्यू थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की उसको आपने ई नॉट लिखा था, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट लिख देंगे और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट लिख देंगे। इनका रिलेशन है, कुछ आगे प्रॉपर्टीज आएंगी। ओके, अब क्वेश्चन ये था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लग गया कि ई ने वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज होना है, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड ने जेड एक्सिस के अलॉन्ग चेंज होना है, तो वेव की वेलोसिटी किधर को होगी। उसके लिए आपने क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, वेक्टर ए को बी से क्रॉस करते थे, तो आपने ई वेक्टर को बी वेक्टर से क्रॉस करना है। जब क्रॉस करेंगे तो ई वेक्टर से आप आएंगे टूवर्ड्स टिप ऑफ बी वेक्टर, ई से टिप ऑफ बी की तरफ को आना है। ड्रॉ करता हूँ मैं, ई से बी वेक्टर की टिप की तरफ को आएंगे। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आपने ई से बी की तरफ को रखना है, राइट हैंड की फिंगर्स को, और उसके बाद जो थंब है वो देखो किधर को पॉइंट करता है,
ये राइट हैंड की फिंगर्स हो गई बेटा। थंब पॉइंट करेगा, देखो जरा ध्यान से, राइट हैंड का ऐसे। इज इट ओके? तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये आपके हो गए नेल्स। चलिए, तो आपने ई से बी की तरफ को घूमना है। जिधर को राइट हैंड का थंब पॉइंट करेगा उधर को क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट यानी ई क्रॉस बी। तो जिधर को ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पॉइंट करता है उधर को वेव का वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारी वेव वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी। तो एक आपको पॉइंट ये भी निकला है। डायरेक्शन ऑफ v इज अलोंग ई वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ई वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ को जाना है। तो जिधर को बेटा राइट हैंड के साथ आपने निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, तो जिधर को क्रॉस प्रोडक्ट पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। चलो, अब हाथ मत ड्रॉ करना, कोई बात नहीं है, ये समझाने के लिए था। बाकी जो जो कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे ये सारा नोट डाउन करना है। तो अब आगे चलते हैं। अब आज बेटा आता है कि इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वैक्यूम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। सेकेंडली, इनका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है। अभी देखा हमने, अगर वेव जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जेड के अलोंग था। तो एक्स के साथ जेड का डायरेक्शन राइट एंगल पे होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो था दैट वेरिड अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस को राइट एंगल पे है। तो अगर जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, अगर वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव को राइट एंगल पे हो, राइट एंगल को ही ट्रांसवर्स कहते हैं। तो वेव्स जो है ये ट्रांसवर्स नेचर की हैं। इनको पोलराइज किया जा सकता है। ये मैं टॉपिक बेटा कवर करूँगा वेव ऑप्टिक्स में, आगे यूनिट आ रहा है ऑप्टिक्स, तो उसमें आएगा। इनको वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइज मतलब इनकी जो ऑसिलेशंस हैं अगर मल्टीपल डायरेक्शंस में हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस मतलब आपने केमिस्ट्री में भी शायद कहीं ना कहीं बात की होगी इसकी। लेट अस से एक वेव जो है, मान लो लाइट आ रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं अगर वो मल्टीपल डायरेक्शंस में है, वाई के लॉन्ग भी हैं। अभी जो मैंने वेव दिखाई वो पोलराइज्ड वेव थी, उसमें एक ही डायरेक्शन में है। जेड के लॉन्ग भी हैं, कुछ और डायरेक्शंस भी हैं लेकिन वो राइट एंगल पे हैं। ऐसे वेव जिसमें ऑसिलेशंस कई डायरेक्शंस में हैं उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं नेचुरल, शायद पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपने, एक नाम है टॉर्मेलिन, क्वार्ट्स भी है। उनमें से जब लाइट क्रॉस होती है तो ऑसिलेशंस एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, ये जो राइट पे निकल रही है इसको बोलना है पोलराइज्ड लाइट। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स का ही फिनोमिनन होता है सिर्फ। तो ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं, तो ये हमारी वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की है, इसलिए इसको हम पोलराइज कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। बाकी डिटेल्ड डिस्कशन इसका वेव ऑप्टिक्स में आएगा। वो वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मल्टीपल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। मैंने भी दिखाया सिर्फ वाई के लॉन्ग ऐसे, अगर जेड के लॉन्ग भी है, कोई और डायरेक्शन भी हैं लेकिन होंगी राइट एंगल पे। यहाँ पे ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ तो राइट एंगल बनेगा पक्का। तो इस तरह की लाइट को अनपोलराइज्ड, और जो बेटा टॉर्मलिन क्रिस्टल के बाद लाइट निकलेगी जिसमें ऑसिलेशन सिंगल डायरेक्शन में है उसको पोलराइज्ड। बाकी डिटेल स्टडी इसका अगले चैप्टर में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में चलती हैं विद वेलोसिटी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने पहले लिख लेना सारी मुझे, फिर इसके बाद बेटा पॉज करके नोट डाउन करना। तो इनको चलना है विद वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक्चुअली टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बट आपके सिलेबस में ये जो लिमिटेड पार्ट है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 2 मार्क्स का आएगा।
ये वाला यूनिट और अगला यूनिट ऑप्टिक्स मिला के टोटल 18 मार्क्स का है, जिसमें रफली 16 मार्क्स का तो ऑप्टिक्स ही है। तो 16 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। तो क्वेश्चन आपका होगा कि इस चैप्टर में से 2 या 3 नंबर का हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में निकालनी है, ये पुराने सिंबल हैं अपने, म्यू नॉट इज़ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट इज़ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ किया, ये हमने थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में यूज़ किया। तो इनका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे। बाकी आप करना क्या, आपको म्यू नॉट की वैल्यू पता है ना, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.857 10⁻⁻12। आप कैलकुलेटर से ट्राई करना कि क्या ये आंसर इतना आता है, बताना मुझे आप, कोई बात नहीं व्हाट्सएप पे कि आंसर आपका कितना आया, कैलकुलेटर से करना, कोई बात नहीं है, ठीक। 2.999 समथिंग आएगा। तो 2.999 को बेटा 3 लिख लिया हमने, और बाकी 10⁻8 तो सर्टेनली आ जाएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा। चलिए, हाँ, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी और मीडियम में निकालनी हो, आपको पता है ना कि लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ग्लास के अंदर। तो किसी और मीडियम में निकालनी है तो यहाँ पे आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट के साथ हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाते थे या रिलेटिव परमिटिविटी लगाते थे। उसी तरह से म्यू नॉट के साथ इनटू आएगा म्यू रिलेटिव ऑफ ग्लास, राइट। तो बाकी तो वही रहेगा, म्यू नॉट के साथ आ जाएगा म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट के साथ आएगा एप्सिलॉन आर। तो बाकी का मैंने सारा जो ये नंबर है उसको इक्वल टू सी वैक्यूम लिख दिया, पुराना फार्मूला, और जो बच गई ये नए नंबर उनको एज इट इज छोड़ दिया बेटा। एप्सिलॉन आर को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 7, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हाईएस्ट वैल्यू आई थी, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों जो फील्ड्स हैं इनका हाईएस्ट वैल्यू का रेशो अगर ले लें, ई नॉट को बी नॉट से डिवाइड करें, बेटा छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है इस पर, ई नॉट को अगर हम बी नॉट से डिवाइड करेंगे तो वो रेशो जो है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट आती है, इक्वल टू सी आएगा। ई नॉट बाय बी नॉट का रेशो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, अब एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, कई बार पूछते हैं एग्जाम्स में कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के डिमेंशंस क्या होंगे, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के डिमेंशंस। तो देखो बेटा, अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ तो रूट हट जाएगा और इधर सी का स्क्वायर आएगा, एग्री ना, रूट हटा दो बेटा, तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे निकालने हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डिमेंशंस, तो वो वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर आएगा। वेलोसिटी में आप जानते हैं मास तो होता नहीं है, LT - 1 आना था, तो बेटा स्क्वायर कर दिया L² T - 2। तो अगर पूछा जाए कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के डिमेंशंस क्या आएंगे, जेई वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान है, कोई पंगा नहीं है, सिर्फ पावर्स चेंज कर दो, L पावर -2 एंड T पावर 2, सो सिंपल। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा जेई वगैरह में, नीट में भी आता है। तो अगर अगर रूट का ही पूछेंगे फिर तो वही वेलोसिटी के डिमेंशन लिख दीजिए, रूट नहीं है तो फिर वेलोसिटी के डिमेंशंस का स्क्वायर, और अगर आपने म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के डिमेंशन निकालने हैं तो वेलोसिटी के स्क्वायर को उल्टा भी कर दीजिए। ओके, अब लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो है ही हैं, बट वो सेम फेज में भी है। सेम फेज मतलब इधर देखिए डायग्राम में ज़रा, जिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ था ना, ये टाइम है बेटा, इधर को मान लो, और उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम था। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज पॉजिटिव तो मैग्नेटिक फील्ड वाज आल्सो पॉजिटिव सेम टाइम पे, तो दे आर इन फेज विद ईच अदर। पीछे हमने किया ना ऑल्टरनेटिंग करंट्स, कभी हम बोलते थे करंट पीछे रह गया वोल्टेज से, कभी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो गया, इसमें दोनों सेम फेज में रहेंगे, इकट्ठे जीरो, इकट्ठे मैक्सिमम, इकट्ठे नेगेटिव एंड सो ऑन। सो दीज आर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और ये जो मैंने बेटा
बॉक्स के अंदर लिख दिया है डिमेंशंस, वो भी नोट डाउन कर लेना, डिमेंशंस भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, होप कि आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो मैं बता रहा था कि मेन इसमें जो इशू है, चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर इज़ वेरी 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 इजी। हाँ, आपको थोड़ा सा, पहली बार बोल रहा हूँ फिज़िक्स में, कुछ वैल्यूज़ को रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। ये तो है बेटा पूरा स्पेक्ट्रम, ये आपने नोट नहीं करना, हम आगे कुछ कॉलम्स बनाएंगे, इसको छोड़ देना आप। जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ना बेटा, नीचे से ऊपर की ओर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो सबसे टॉप में है इसमें गामा रेज, आपको सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस याद करना। सबसे ऊपर गामा रेज बेटा, गामा के बाद फिर नीचे आती हैं उसके बाद एक्स रेज। हाँ, कहीं कहीं पे दोनों में ओवरलैप भी है, ध्यान देना। गामा रेज जहाँ पे जाके शुरू होती हैं, एक्स रेज का जो रेंज है वो थोड़ा उससे ज़्यादा आगे जाके ख़त्म होता है। तो कैसे पता लगेगा कि गामा रेज हैं कि एक्स रेज हैं? गामा रेज को प्रोड्यूस करने का तरीका अलग है, नो डाउट फ्रीक्वेंसी में थोड़ा ओवरलैप है। एक्स रेज का प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड से होता है, बनती और तरीके से हैं, कहीं कहीं रेंजेस में थोड़ा सा ओवरलैप है। चलिए, इसी तरह से जो यूवी लाइट है, इसके बाद यूवी लाइट आती है, सबसे ऊपर गामा, उससे कम फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की है, उससे कम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, और ये बीच में जो थोड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है बेटा, 7 रंग नज़र आ रहे हैं रेनबो वाले, ये है विजिबल पार्ट। ये बहुत छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसको ह्यूमन आई देख पाती है। उससे कम जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, और उसके नीचे बेटा फिर माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, और माइक्रोवेव्स के बाद एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। उसी में टीवी के सिग्नल, उसी में जो आपके एफएम पता है ना आपको, जो आप गाड़ी में सुनते हो अपनी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है फुल फॉर्म नाम इसका, शॉर्ट में एफएम कहते हैं। जो भी आपके कार में 93.4 है मेरा ख्याल है, एक 92.7 है माई एफएम, राइट। तो एफएम के सिग्नल जो है वो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। एएम बेटा पहले चलता था, अभी भी किसी किसी कार में होगा मुझे लग रहा है, एएम पे आवाज़ अच्छी नहीं आती, तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये रेडियो वेव्स में आता है। तो लास्ट में हम लिखेंगे रेडियो वेव्स। चलिए, तो सबसे पहले गामा रेज, आपको फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस पता होना चाहिए। गामा रेज हाईएस्ट इन फ्रीक्वेंसी, फॉलोड बाय एक्स रेज, एक्स रेज के बाद यूवी लाइट, यूवी के बाद ये तो पता ही आपको कि विजिबल आता है, विजिबल से भी नीचे इंफ्रारेड होता है, ये पता है आपको, है ना। इंफ्रारेड से भी नीचे होती है माइक्रोवेव्स, और सबसे नीचे आपको याद करना है रेडियो वेव्स। तो इनकी ना वेवलेंथ जो है वो याद करनी आसान होगी, बाकी अगर फ्रीक्वेंसी भी याद कर लेंगे बहुत अच्छा है। तो आप जानते हैं वेव्स के लिए एक फार्मूला था, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेव वेलोसिटी, याद आया ना। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी तो बेटा वही है 3 इंटू 10⁸। कोई भी वेव हो इनमें से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सभी ने 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही चलना है। हाँ, वेवलेंथ मैं आपको अभी लिख के दूंगा कि किस पार्ट की कितनी वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी पड़े तो 3 इंटू 10⁸ को ना वेवलेंथ से डिवाइड कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि दो पैरामीटर याद करने मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरा स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस यही रहता है कि आप वेवलेंथ याद कर लो, वेवलेंथ याद करनी आसान होती है, वो छोटे नंबर्स हैं, 10 की पावर उसमें कम है, फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा है। तो बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे आप फ्रीक्वेंसी भी याद कर सकते हैं। टेबल सभी बुक्स में भी गिवन है, अभी जो आपके सामने टेबल आएगा उसमें सिर्फ उसमें सिर्फ वेवलेंथ आएंगी, फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। चलिए, इसको नोट डाउन नहीं करना, अगले पेज पे चलते हैं। हाँ, फॉर्मूला लिख लो, आपने नोट करना है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो है, अब धीरे धीरे कराऊंगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। एक आपको सीक्वेंस याद रखना है, गामा सबसे ऊपर, एक्स उसके नीचे, यूवी उसके बाद, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, और लास्ट में रेडियो वेव्स। चलिए, अब वो टेबल बनाते हैं पहले,
टेबल बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो टेबल में आप क्या करेंगे, आप ना कॉलम्स क्रिएट करिए बेटा 4 कॉलम्स साथ साथ में ड्रॉ कर लीजिए। लेफ्ट मोस्ट लिखना है नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस वेव के बारे में बात हो रही है। अगला कॉलम है वेवलेंथ रेंज, यानी इसकी वेवलेंथ की इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या है। बाकी मैंने बताया आपको थोड़ा थोड़ा ओवरलैप भी है कहीं कहीं पे। इसके बाद अगला कॉलम है कि ये वेव जो है उनका ओरिजिन यानी बनती कैसे है, कहाँ से निकलती हैं। एंड लास्टली हैं इनके यूजेस। ये जो लास्ट वाला कॉलम है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजेस मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं कि क्या है। ओके, सबसे पहले गामा रेज है ना, अभी अभी हमने देखा ना सबसे ऊपर गामा रेज थे। गामा रेज का जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर तक होता है। तो इस वेवलेंथ की वैल्यू अगर आप बेटा उसमें यूज़ कर देंगे 3 × 10⁸ को डिवाइड बाय वेवलेंथ कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी रेंज भी आ जाएगा, है ना, इजी। ओके, ओरिजिन बनती कहाँ से है वही आप जानते हैं। वैसे तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ डिके होते रहते हैं ना, सुना होगा आपने रेडियो एक्टिविटी। कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपनी स्टेबिलिटी को बेटर करने के लिए डिके होते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके से या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकलनी है गामा रेज। अब यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है। सबसे पहला काम तो जो है वो है न्यूक्लियर स्टडीज़ में यूज़ होती हैं। न्यूक्लियर स्टडीज़ मींस जो हम फ्यूल जनरेट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, और कुछ नए रिएक्शन रिसर्च के लिए चलते रहते हैं कि ऐसा करने पे क्या होगा, उसमें गामा रेज यूज़ होती हैं। दूसरा इसका यूज़ है रेडियोलॉजी, जो पीजीआई है अपना चंडीगढ़ में और एम्स हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में बेटा, उसमें एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। काफ़ी बच्चे 10+2 के बाद ना रेडियोलॉजी में डिप्लोमा, रेडियोलॉजी में डिग्री भी करते हैं। रेडियोलॉजी वो ब्रांच है जो मेडिसिन में जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको रेडियो ट्रीटमेंट या रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। उनको हम उस पार्ट को जहाँ पे कैंसर हो गया है उसको रेडिएशन के साथ एक्सपोज करते हैं, ताकि वो जो कैंसर होता क्या है, कैंसर में कुछ बॉडी के ही सेल्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ज़्यादा बन जाते हैं। वैसे होना ये चाहिए कि जितने डेड हो रहे हैं उतने ही बने, तो एक इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए। बट कभी कभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, तो कैंसर होता तो बॉडी का ही पार्ट है, कुछ सेल ज़्यादा बन गए हैं, तो हमें रेडियोथेरेपी के थ्रू यानी गामा रेज को एक्सपोज करके ना उस पार्ट के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। चलिए, ये गामा रे ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें तो यहाँ पे कोई कवर, कोई स्क्रीनिंग नहीं की हुई, तो कई बार छोटे से पार्ट को अगर रेडिएट करना होता है तो उस केस में फिर ना बॉडी पे यहाँ पे एक लेड का कवर भी लगाना पड़ता है, ताकि उतना ही पार्ट जो है उसको रेडिएशन मिले, गामा रेज, जो पार्ट अफेक्टेड है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है बेटा इन द सीक्वेंस एक्स रेज। गामा रेज से कम फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज की, तो इनका जो वेवलेंथ रेंज है, अभी मैं लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लो इसको, क्योंकि अभी तो याद करने का फ़ायदा नहीं है। तो पेपर से जस्ट पहले आपने ज़रूर ये वैल्यू लर्न करनी है, रट्टा मारनी है बेटा। मैंने पहली बार बोला आपको कि रट्टा मारना है, लिख के कर लेना, लिख के ज़रा जल्दी याद हो जाता है। बाकी बॉयज़ अपने थोड़े शैतान भी होते हैं, वो कहीं और लिख लेते हैं बेटा। हाँ नहीं, बदनाम नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, गर्ल्स भी कर देती हैं। चलो, याद हो गया, बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया तो वही है, ठीक है, वो तो दिमाग के अंदर रहेगा। और कहीं और लिख के लेके जाओगे बेटा फिर वो किसी और को भी एक्सपोज हो सकता है, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकाल दिए जाएं। तो गलत काम मत करना, याद कर लो इनको। तो 10⁻11 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर तक ये वेवलेंथ का रेंज है। फ्रीक्वेंसी का अपने आप निकाल लेंगे, बता दिया मैंने आपको। अब एक्सरेज बनती कैसे हैं। एक्सरेज के लिए हमें ना इलेक्ट्रॉन्स को या फिर चार्जेस को स्पीड अप करके उनको एक हार्ड मेटल के अगेंस्ट, लाइक टंगस्टन के अगेंस्ट स्ट्राइक करना होता है, उनको रिटार्ड करना होता है, उनकी वेलोसिटी एकदम से रिड्यूस करनी होती है। उस प्रोसेस में निकलती हैं एक्स रेज। तो अभी डिस्प्लेसमेंट करंट तो हट गया बीच में से, इसलिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को
बनाने के लिए एक तरीका है कि चार्जेस को या तो स्पीड अप कर लो या स्लो डाउन करो, यानी उनकी वेलोसिटी को चेंज करो, तो भी ईएम वेव्स निकलती हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को हाई वोल्टेज पे स्पीड अप करके टंगस्टन के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं तो एक्स रेज निकलेंगी। अब एक्स रेज कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको आता है वैसे काफ़ी कुछ, तो सुना होगा ना आपने एक्स रेज रूटीन लाइफ में, आपके घर में कोई ना कोई एक्सरे फिल्म पड़ा होगा, पापा का, मम्मा का, या दादा का, दादी का, या कभी किसी का फ्रैक्चर हो गया हो, एक्सरे कर निकालते हैं उस केस में। तो एक यूज़ है इसका एक्सरे एस्ट्रोनॉमी। एक्सरे एस्ट्रोनॉमी क्या है कि जो ना अपना स्टेलर सिस्टम है, सोलर प्लस जो बाकी की स्टार्स हैं, वहाँ से बेटा रेडियो वेव्स भी आती हैं, विजिबल लाइट भी आती है, यूवी रेज भी आती हैं, है ना, इंफ्रारेड रेज भी आती हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमी, जो टेलीस्कोप विजिबल लाइट को यूज़ करती है, उनको ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स कहते हैं। जो विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जो रेडियो वेव्स पे बेस्ड हैं उनको रेडियो टेलीस्कोप्स भी कहते हैं। लेकिन एक्सरेज जो हैं इन पे बेस्ड भी एस्ट्रोनॉमी है, टेलीस्कोप्स हैं। तो एक्सरे जो एस्ट्रोनॉमी है उसके लिए हमें एटमॉस्फेयर से, ये नीचे आपको अर्थ नज़र आ रही है, ये जो शेडेड पार्ट है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये जो एक्सरेज है ये एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके ना ग्राउंड तक नहीं पहुंचती, स्कैटर हो जाती है इधर उधर, यानी नीचे तक नहीं पहुंचनी है। तो अगर हमें विजिबल लाइट तो नीचे पहुंच जाती है, अगर आपने एक नॉर्मल टेलीस्कोप लगाना है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो विजिबल लाइट को यूज़ करता है, वो तो ग्राउंड पे लग जाएगा। लेकिन जो एक्सरे टेलीस्कोप्स हैं उनको हमें सैटेलाइट पे लगाना पड़ता है, क्योंकि सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एटमॉस्फेयर के बाहर बाहर घूमता है। तो इनको लगाना होता है सैटेलाइट्स पे। क्वेश्चन भी आता है, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, क्वेश्चन आएगा। तो एक्सरे टेलीस्कोप्स आर माउंटेड ऑन सैटेलाइट्स, जबकि रेडियो टेलीस्कोप्स वो ग्राउंड पे लगेंगी, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स वो भी ग्राउंड पे लगेंगी, एक्सरे टेलीस्कोप्स को सैटेलाइट पे लगाना है। तो क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे अपने आप कि एक्सरे टेलीस्कोप्स को सैटेलाइट पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक्सरेज जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा, इमेज आ रहा है आपके सामने एक, जो एक्सरे टेलीस्कोप के थ्रू सन का फोटोग्राफ किया हुआ बेटा। अभी अभी आपने देखा होगा रिसेंटली टीवी पे एक फ़ोटो आ रही थी सन की, कि सन पे जो एक्टिविटी चलती रहती है इसको सोलर फ्लेयर कहते हैं। किसी किसी जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये सन का पिक्चर है थ्रू एक्सरे टेलीस्कोप। अगला काम है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, वो तो आप जानते हैं कि अगर बोन वगैरह टूट जाए तो क्या करना है, फिर एक्सरे निकालना पड़ता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। इसके बाद जो बेटा मान लीजिए कोई आपने ना कोई सॉलिड चीज़ तैयार की, सॉलिड चीज़ लाइक एक ट्रैक्टर का इंजन तैयार किया, तो इंजन में कहीं कोई क्रैक वगैरह तो नहीं रह गया कहीं जो कि हमें बाहर से नज़र नहीं आ रहा, या कोई एयर बबल तो नहीं रह गया, उसके लिए भी एक्सरेज बेटा यूज़ करते हैं, ताकि उसको फ्लॉ को, कमी को हम पहले ही डिटेक्ट कर लें, ना कि वो इंजन जो है कार का या किसी रेसिंग कार का यानी ऑन रोड आ जाए। उस केस में क्या होगा बेटा, फिर हो सकता है कि जो वीक एरिया है वहाँ से क्रैक आके इंजन के अंदर प्रेशर बनता है, कहीं फट सकता है इंजन। तो फ्लॉ डिटेक्शन में भी यूज़ होता है। और आप जानते हैं बेटा, हर रोज़ डिस्कवरी पे देखते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम जिसमें वो एयरपोर्ट पे लगे होते हैं सूटकेस लगे चेक करने के लिए, ताकि कोई कोकेन तो नहीं लेके जा रहा, उसमें भी यूज़ होता है। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, BCC FCC स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टल जो है उसके अंदर इंटर एटॉमिक सेपरेशन कितनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या क्या है, वो भी एक्सरेज के थ्रू ही स्टडी होता है। लगेज को स्कैन करने के लिए एयरपोर्ट में बात कर रहा था मैं, तो बेटा सूटकेस के अंदर जो पॉकेट्स बनी हुई हैं उनमें कुछ आपने अनवांटेड मटेरियल तो नहीं भरा हुआ, वो आपका लगेज जो है, या कोई आप हथियार तो नहीं लेके जा रहे साथ में, कहीं पिस्टल रखा हुआ आपने अपने जो कैबिन बैग है उसमें, तो लगेज को स्कैन करते हैं एयरपोर्ट्स पे थ्रू एक्सरेज। हाँ, बंदे का एक्सरे नहीं करेंगे क्योंकि एक्सरे जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो लोगों को तो बेटा गुजारते हैं मेटल डिटेक्टर में से,
तो बोलते हैं आपको कि कड़ा जो कुछ डाला हुआ है, बेल्ट है, उसको उतार के साइड में रखिए, वो इधर से डालनी होती है और इधर कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यानी अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट जा रहा है आपके साथ तो मेटल के ऑब्जेक्ट की आवाज़ आएगी। इसीलिए तो आपने देखा होगा वो जो दिखाते हैं डिस्कवरी पे कि कुछ लोग जैकेट में डाल के ले जाते हैं कोकीन को, क्योंकि जैकेट में वो तो मेटल नहीं है ना, उसकी आवाज़ तो नहीं आएगी। तो फिर वो कुछ लोग घूम रहे होते हैं जो कि आपकी शक्ल पे, आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है ना, उस पर निगाह रखते हैं। तो जो गलत काम करेगा थोड़ा डरा हुआ होगा, इधर उधर देखता रहता, कोई देख तो नहीं रहा। जो दूसरा बंदा नॉर्मल, वो तो अपना मोबाइल लेके बैठ जाएगा बस आराम से। ऐसा बंदा जो संदिग्ध है, जिस पे शक है, वो शक वाला फिर डरा रहता है ना, वो इधर उधर देखता है कि कोई और ऐसा ऑफिसर वगैरह तो नहीं आ गया। तो कभी कभी चेहरा जो है वो पीला पड़ जाएगा, कभी कुछ। तो ऐसे लोग निगाह रखते हैं कि इसके पास कोई है तो नहीं आइटम। तो इसको बंदे को एक्सरे स्कैन नहीं करते। हाँ, अगर बेटा शक के दायरे में आ गया फिर जरूर इसको लेके जाएंगे एक्सरे के लिए, ऑफ कोर्स। हाँ, बाकी आपका सामान का सारा एक्सरे होना है। पर्स भी आपको बोलते हैं इधर डालो, आपको बोलते हैं लैपटॉप भी इधर डालो। कहीं लैपटॉप जो है वो उसमें एक छुपा हुआ गन हो उसी के अंदर, तो उन सभी का एक्सरे स्कैन करना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ भी एक्सरेज यूज़ हो गई। अब बात करते हैं यूवी रेज की। यूवी रेज आपको वैसे इसके बारे में शायद थोड़ा बहुत पता हो। आपके घर में ना एक आरओ सिस्टम लगा हुआ है, आरओ लगा होगा या वाटर प्योरीफायर लगा होगा। सभी के नहीं है, कुछ के लोगों में, कुछ लोगों के घर में है। तो उसके अंदर बेटा 3 स्टेजेस में प्रोसेस होता है। पहला तो होता है कि सिंपल फिल्टर, जो कि डस्ट वगैरह को फिल्टर कर देता है। इसके बाद आता है फिर अगला यूवी लैंप। यूवी लैंप का काम है कि ये बैक्टीरियाज को मार देता है। अभी कुछ दिन पहले टीवी पे भी आ रहा था कि आप अपने मोबाइल को कैसे स्टरलाइज करें। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी कोरोना के टाइम में। लोग ना जो अपना हैंड सैनिटाइज़र है उसी को स्प्रे कर देते हैं मोबाइल पे और कपड़ा मार देते हैं, कहते हैं सैनिटाइज हो गया। लेकिन जो उसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, उसके अंदर भी कई बार वो स्प्रे करते हुए अंदर चला जाता है। तो आप भी ध्यान रखना, सैनिटाइज़र वगैरह जो है वो मोबाइल पे स्प्रे नहीं करना होता है। कपड़े पे लगाइए थोड़ा सा और कपड़ा मोबाइल पे घुमा दीजिए, सैनिटाइज करना है अगर तो। और दूसरा तरीका है कि यूवी सैनिटाइज़र आता है। जो लोग जाते हैं अपना सो कॉल्ड सैलून वगैरह या फिर ब्यूटी पार्लर्स, वहाँ पे क्योंकि वही नेल कटर, वही फाइलर एक लेडी से दूसरी लेडी पे शिफ्ट होता है, वही यूज़ करना होता है। तो उनको भी स्टरलाइज करते हैं यूजिंग यूवी रेज। तो यूवी रेज का पहले मैं लिख दूँ वेवलेंथ रेंज क्या है, अभी नोट कर लो बेटा। अब ये तो मुझे बताने का फ़ायदा नहीं कि कितना है, ये तो याद करना पड़ेगा आपको अल्टीमेटली। तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 6 × 10⁻10 मीटर तक। अभी नोट करते जाओ, पेपर से जस्ट पहले 1 या 2 दिन पहले लर्न करना शुरू करेंगे। अभी से याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ओरिजिन यूवी रेज बनती कैसे है बेटा, आपको याद है ना, बाल्मर सीरीज़, लाइमन सीरीज़। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो कुछ सीरीज़ ऐसी हैं जिसमें यूवी रेज निकलती हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में निकलती हैं। और एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस जो होते हैं, जो अपने घर में ना ट्यूबलाइट लगी होती है, पुराने वाले की बात कर रहा हूँ बेटा, नए वाली ट्यूबलाइट जो है वो एलईडी वाली आ गई है। पुराने वाली ट्यूबलाइट अभी है काफ़ी घरों में, जिसमें एक ना रॉड लगी हुई है सिलेंड्रिकल शेप की, ग्लास की। उसके अंदर एक लो प्रेशर पे गैस है। वो लो प्रेशर गैस में जब करंट पास करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। लो प्रेशर गैस में से करंट पास करने को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। उसमें से निकलती हैं यूवी रेज। तो आपकी जो वाइट कलर की ट्यूबलाइट है ना, उसमें से ओरिजिनली यूवी लाइट आती है, लेकिन उसके अंदर एक पाउडर डाला हुआ है। साथ साथ में ड्रॉ करता हूँ 1 मिनट में। जो आपके पास घर में ट्यूबलाइट है, उस ट्यूबलाइट के अंदर एक पाउडर लेयर है बेटा। उस पाउडर की खासियत ये है कि यूवी लाइट को लेता है पाउडर वो, और विजिबल लाइट को बाहर निकालता है। उस फिनोमिनन को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फ्लोरिसेंस पढ़ा हुआ है ना, फ्लोरिसेंस। स्पेलिंग मुझे पूरे याद नहीं है, कुछ ऐसा ही है, FLOOU है, ध्यान नहीं है पूरा। फ्लोरिसेंस, इस फिनोमिनन को बोलते हैं फ्लोरिसेंस। विजिबल लाइट को लेता है और यूवी लाइट को लेता है और विजिबल लाइट बाहर निकालता है।
तभी उसका नाम है बेटा फ्लोरिसेंट ट्यूबलाइट। और एक छोटे वाले आए थे जिनको CFL कहते थे, याद आ गया होगा। CFL मतलब कंपैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। तो इसमें फिनोमिनल फ्लोरिसेंस का है। हाँ, अगर आप किसी मॉल में जाएंगे जहाँ पे वो बॉलिंग वाला एरिया होता है जिसमें वो पिन्स गिराने होते हैं, समझ गए होंगे, तो उस एरिया में बेटा ताकि आपका फोकस जो है वो एग्जैक्टली पिन्स के ऊपर रहे जो गिरानी है आपको, तो वहाँ पे यूज़ होती हैं बेटा यही वाली ट्यूबलाइट्स विदाउट दिस कोटिंग। उसमें यूवी लाइट निकलती है बेटा, तो देख लेना वहाँ पे कभी, तो आपको वहाँ पे ना थोड़ी सी पर्पल सी लाइट मिलेगी, बहुत डिम ऑफ कोर्स, उसमें पाउडर नहीं होता, पर्पल लाइट आएगी, यूवी लाइट आपको दिखती नहीं है। हाँ, आपके शूज़ के ऊपर कुछ ऐसे बेटा मार्क दिए हुए हैं जो यूवी लाइट में ग्लो करेंगे। और जो बॉलिंग एरिया है उसमें बेटा कुछ स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो कि यूवी लाइट में ग्लो करती हैं। तो आपका फोकस जो है बॉलिंग के टाइम वो उन स्ट्रिप्स पे रहे। पिन्स बेटा, पिन्स पे भी यूवी लाइट डालते हैं ताकि पिन्स आपको दिखें। तो आपको उतना हिस्सा दिखना चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको फोकस में रखना है, इसलिए वहाँ पे भी यूवी लाइट यूज़ करेंगे। चलो खैर, इसको आपने यूजेस में नहीं लिखना, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, छोड़ो परे। चलो अब मैं यूजेस की तरफ आता हूँ। तो पहला यूज़ मैंने आपको बता दिया है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्यूटी पार्लर में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, और आज की डेट में मोबाइल को स्टरलाइज करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस आता है। लेने का फ़ायदा नहीं है, फालतू का बेटा, इतना सामान क्यों इकट्ठा करना है, अननेसेसरी। तो स्टरलाइजेशन में यूज़ होगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टरलाइजेशन में। ये आपको मैं फ़ोटो इसकी दिखाता हूँ एक, ये बेटा फोटोग्राफ है। तो जैसे अपना माइक्रोवेव होता है उस तरह का दिखता है, बाकी साइज़ अलग अलग तरह के आते हैं। तो इसके अंदर डाल के ना आपने टाइमर सेट कर देना कि 5 मिनट के लिए करना है या 10 मिनट के लिए करना है। स्विच ऑन छोड़ दो, अपने आप बाद में बंद हो जाएगा। तो आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप स्टरलाइज कर सकते हैं। अगला यूज़ है वाटर प्योरीफायर्स। तो ये क्योंकि अब अंदर से तो नहीं दिखाऊंगा खोल के, एक छोटा वाला आता है मार्केट में, अगर आपने जर्नी में यूज़ करना है तो वाटर के अंदर बेटा इसका ये ना ये CFL है, कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। बस इसका F हटा दो बेटा, कंपैक्ट लैम्प, यूवी लैम्प है बेटा, ये फ्लोरेसेंट नहीं है। इसमें वो पाउडर नहीं डाला हो जो मैं आपको बता रहा था। तो ग्लास में पानी जो है उसमें से यूवी लाइट बेटा जब जाएगी, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए पास कर दो, तो आपका जो पानी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह हैं वो टेम्परेरी जो है वो डेड हो जाएंगे। अगला यूज़ है फिंगर प्रिंटिंग। जो आप CID वगैरह देखते रहे टीवी पे, वो जो दया एंड पार्टी वो क्या करते थे कि किसी कप पे, ग्लास के पीस पे फिंगर्स का स्कैन करते थे। तो उसके ऊपर भी एक फ्लोरेसेंट पाउडर ही डालना पड़ता है जो ट्यूबलाइट के अंदर डलता है। जहाँ पे आपका हाथ लगता है वहाँ पे कुछ ऑयल के ट्रेसेस रह जाते हैं, तो वो ट्रेसेस पे वो जो पाउडर है वो चिपक जाएगा। उस पर यूवी लाइट डालेंगे तो यूवी लाइट से पाउडर वो ग्लो करता है, तो ग्लो करता है, बस उसी की फ़ोटो खींचनी है और फिंगर्स का आपका प्रिंट तैयार है। और जो खतरनाक दरिंदे होते हैं उनके फिंगरप्रिंट पुलिस के पास पहले ही होते हैं, तो कंप्यूटर ना उनको मैच कर देता है कि किसके साथ मैच हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स आपकी एक यूनिक आईडी है। तभी तो जो फॉरेन कंट्री जाएंगे बेटा तो आपका जो वीज़ा वगैरह है उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, ताकि आप कहीं और पंगा पुंगा कोई ले तो आपको जल्दी से पकड़ सके कौन सा बंदा था ये। चलिए, तो फिंगर प्रिंटिंग में भी यूज़ होना है यूवी लाइट को। इसके बाद बेटा फेक करेंसी को चेक करने के लिए, अब मेरे पास जो फ़ोटो है वो पुरानी है, बट कोई बात नहीं है, देख लीजिए आप। ये पुराना अपना 500 का नोट जो था उस पर जब यूवी लाइट डालते हैं तो उसके कुछ एरियाज ग्लो करते हैं बेटा, देखा ना आपने, ये चमक रहा है। और कुछ ये लाइनें लाइनें सी जो हैं ये भी ग्लो करती हैं। तो ओरिजिनल में तो होगा ये ग्लो, जो डुप्लीकेट होगा उसमें बेटा ये ग्लो नहीं आएगा। उसके अंदर ये जो चमकदार चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं ये नहीं दिखेंगी। चलिए, एंड लास्टली एक ना लेज़र सर्जरी होती है आइज़ की, नॉट सो कॉल्ड रिकमेंडेड, मतलब करवानी नहीं चाहिए। वैसे तो चश्मा लग रहा है तो चश्मा ही लगाओ, सबसे बढ़िया है। तो लैसिक लेज़र कहते हैं उसको। उसमें भी बेटा यूज़ होता ही है
जिनकी बड़ा दूर की या नज़दीक की जो है ना साइट में प्रॉब्लम आ गई है, चश्मे लगे हुए हैं, तो चश्मे उतर सकते हैं, उसके लिए लेसिक लेज़र सर्जरी करानी पड़ती है। तो छोड़ो, जस्ट नाम याद रखो। आई सर्जरी के लिए भी यूवी रेज को यूज़ करना है। तो उसमें कुछ खास पॉइंटेड एरिया पे ना कुछ इवेपोरेशन कर देते हैं, जो अपना कॉर्निया वाला एरिया है, उससे फोकल लेंथ वगैरह चेंज की जा सकती है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इतना की बता पाऊँगा। हाँ, काफ़ी प्रिसाइज होता है, बहुत ज़्यादा, यानी इसकी जो करेक्टनेस है वो बहुत अच्छी है। पर डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि उसको यूज़ करना कितना आता है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी आई पे जो सर्जरी हुई है उसका इफेक्ट कैसा आएगा। तो आई के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। तो आपके चश्मे लगे हुए हैं, लगे रहने दो, अच्छे लग रहे हैं, कोई बात नहीं है। ओके, अब विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। विजिबल लाइट जो है वही एटॉमिक या मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिट करना है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, उसी से निकलती हैं। और विजिबल लाइट तो बेटा पहली बात तो हम जो देखते हैं हर रोज़, ऑप्टिकल वर्ड जो है, कैमरा हो गया, फोटोग्राफी हो गई, आपके टेलीस्कोप हो गए, माइक्रोस्कोप हो गए, वो सारे के सारे जो हैं वो विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आता भी नहीं वैसे पेपर में ये वाला पार्ट। अब आते हैं इंफ्रारेड पे। इंफ्रारेड का पहले मैं वेवलेंथ का रेंज लिख देता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ो, नोट डाउन कर लो बस, अभी तो इतना ही है। ओरिजिन, ये भी आपने पढ़ा है ना, वो लाइनमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चेन, पी फंड, ब्रैकेट सीरीज, तो उसमें एक इंफ्रारेड रीजन भी आया था। तो ये भी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से, यानी जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा हायर स्टेट से लोअर की तरफ, उसमें से निकलती है। अब इसके यूजेस क्या है? इंफ्रारेड का सबसे पहला यूज़ है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था कि जो ना ग्लास है उसकी खासियत ये है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सुना होगा आपने, लेयर्स हैं कुछ एटमॉस्फेयर में, ये हाई फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेडिएशन को अंदर आने देती हैं। चीज़ें अंदर गर्म हो जाएंगी तो ये भी रेडिएट करेंगी इंफ्रारेड, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी होगी कम, तो उसको ग्लास पास नहीं होने देता। यानी हीट अंदर तो आने देता है हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को, जो ये रेडिएट करते हैं, जो अंदर की चीज़ें गर्म हो जाएंगी, इन्होंने भी रेडिएशन देना है, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है, तो वो बाहर नहीं जाता ग्लास में से। हाई फ्रीक्वेंसी वाला अलाउड है आना, लो फ्रीक्वेंसी बाहर जाएगा, वो अलाउड नहीं है। तो क्या हुआ कि हीट का आने का जुगाड़ तो है, वापिस जाने का नहीं है। आपने देखा होगा जो कार है वो यूजली गर्म हो जाती है धूप में ना, सर्दियों में तो मज़ा आता है, गर्मियों में भी आता है, जानते हैं आप, जब गर्म गर्म सीट पे आके बैठेंगे तो मज़ा आता है ना गर्मियों में। तो ये जो इंफ्रारेड रेज हैं उनको बेटा अंदर घुसना अलाउड है, बाहर जाना अलाउड नहीं है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो बहुत ठंडे एरियाज़ हैं, हिल एरियाज़ हैं, जहाँ पे प्लांट्स सर्वाइव नहीं करते, वहाँ पे फिर ये इस तरह के ना ग्रीन हाउसेस बनाने पड़ते हैं। चलिए, अब एक तो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा यूज़ है बेटा रिमोट कंट्रोल। आप क्या करिए, इस वीडियो के दौरान कर लो या बाद में कर लेना, आप मोबाइल के कैमरा से, मोबाइल का कैमरा जो रिमोट के आगे यहाँ पे एक एलईडी लगा होता है, उसके सामने कैमरा करिए मोबाइल वाला, और कोई एक स्विच प्रेस करके देखिए, तो आपको बेटा जो लाइट यहाँ पे नहीं नज़र आ रही थी वो मोबाइल के कैमरा में ब्लिंक होती हुई नज़र आएगी। ट्राई करना इसके बाद, और आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी, क्योंकि हमारी ह्यूमन आई तो इंफ्रारेड को डिटेक्ट नहीं करती है, मोबाइल में से निकलती हैं इंफ्रारेड रेज, उसी के थ्रू सिग्नल बेटा जो है वो टीवी तक पहुंचता है। तो मोबाइल, सॉरी मोबाइल गलत बोल दिया, रिमोट कंट्रोल, वेरी सॉरी बेटा, रिमोट कंट्रोल में से जो रेज निकलती हैं वो भी इंफ्रारेड हैं। तो आप ये वाले पार्ट को, मोबाइल का कैमरा ऑन कर लो, उसके सामने रख के देखो, देखो उसमें क्या दिखता है आपको जब आप कोई भी एक इसकी की प्रेस करते हो। चलिए, तो रिमोट कंट्रोल में यूज़ होनी है। क्वेश्चन आता है कि रिमोट कंट्रोल में कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद बेटा एक फिजियोथेरेपी होती है, यानी कोई एरिया जो है ना, कहते हैं कि यहाँ पे हीट देना, गर्म करना इसको, तो गर्म करने के लिए तो गर्म पानी की बोतल भी आती है एक, तो नो डाउट। तो ये जो इंफ्रारेड लैंप होता है एक बेटा, इसमें से हीट रेडिएशन निकलती हैं। एक क्वेश्चन भी आता है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को हीट रेडिएशंस क्यों कहते हैं। तो वैसे तो सभी वेव्स जो हैं
सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे वो गामा रेज हो चाहे एक्स रेज हो, उनमें हीट होता है। लेकिन एक्स रेज वगैरह जो है या गामा रेज जो है ना, वो बॉडी में से पास हो जाती है। तभी तो बेटा नीचे जब यहाँ पे फिल्म रखते हैं, यहाँ पर एक्सरे किया तो बेटा एक्सरेज आगे तक जाएंगी तभी तो फोटो आती है ना उसकी, कि लेग में बोन कहाँ पे ब्रोकन है। जो ये इंफ्रारेड रेज हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होती बेटा, एब्जॉर्ब नहीं होती, सॉरी गलत बोल दिया, इंफ्रारेड रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इनकी जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में हमें मिलती है। विजिबल लाइट से भी मिलता है थोड़ा बहुत हीट, नो डाउट। इंफ्रारेड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ऐसी अच्छी है कि हमारे जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो रेजोनेंस में आ जाते हैं। 10+1 में रेजोनेंस टॉपिक पढ़ा था। इजीली ऑसिलेट करते हैं, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है ये, तो हमें हीट मिलेगा। हाँ, रेडियो वेव्स वगैरह है जो उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, उनसे भी थोड़ा बहुत हीट मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो माइक्रोवेव, सॉरी माइक्रो बोल दिया मैंने, जो आपकी एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, वो पेनिट्रेट कर जाती हैं बेटा, अब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हीट नहीं मिल पाएगी। हाँ, माइक्रोवेव जो है, इसके बाद इसके नीचे माइक्रोवेव्स ही हैं। माइक्रोवेव्स जो हैं वो भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होती हैं, तो वो भी हम हीट के लिए यूज़ करते हैं, आप जानते हैं। माइक्रोवेव्स वो भी अच्छा हीटिंग का काम करती हैं, लेकिन ज़्यादा हीट हो जाता है तो हमने लेग को बनाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना था, तो इसलिए इंफ्रारेड। माइक्रोवेव्स गेट हैवीली अब्जॉर्ब्ड, तो उसको कुकिंग में यूज़ करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी। इतनी हीट दे देंगे बेटा फिर लेग पीस बन जाएगा, क्या फ़ायदा। ठीक है, सिर्फ लेग को आराम देना है, कम हीट देनी है, इसलिए बेटा इंफ्रारेड रेज। चलिए, एक यूज़ हो गया फिजियोथेरेपी। इसके बाद इंफ्रारेड रेज की खासियत ये है कि ये रात को बेटा हमें तो दिखती नहीं है, राइट, हमें दिखती नहीं है, और ये काफ़ी दूर तक जा सकती हैं बेटा बिना बेंड हुए। तो जिस दिन बेटा फॉग पड़ी होती है ना, तो फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी गाड़ियों के अंदर ना ये डिस्प्ले आता है आपके डैशबोर्ड में, जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वहीं पे ये डिस्प्ले मिलेगा। अगर आपको शीशे में से फॉग में सही नज़र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आपके पास एक इंफ्रारेड लैंप है और सेंसर है, वो आपको दिखा देगा कि आगे रास्ता कैसा है। तो इसको बोलेंगे हम फॉग विज़न। और ये जो नज़र आ रहा है ये आर्मी वाले यूज़ करते हैं, ताकि दुश्मन को बिना पता लगे कि आपको देखा जा रहा है उन पे डालते हैं इंफ्रारेड लाइट, और वे इंफ्रारेड कैमरा भी होते हैं, तो उनका इमेज जो है वो कैप्चर हो जाएगा, उनको देखा जा सकेगा, लेकिन उनको नहीं पता लगेगा हमें देख रहे हैं। तो नाइट विज़न में भी यूज़ होता है, फॉग विज़न में यूज़ होता है, दोनों बता दिए मैंने आपको। अब आते हैं हीट रेडिएशंस। हीट रेडिएशन जो हैं वो किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से, जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन मतलब जो प्रेस करते हैं आप, उसमें से निकलती हैं। तो हीट रेडिएशंस के लिए हॉट बॉडीज़ आपने याद रखना है ओरिजिन इनका, तो ये भी फिजियोथेरेपी में यूज़ होती हैं हीट रेडिएशंस। माइक्रोवेव्स पे आते हैं बेटा। माइक्रोवेव्स का आपने जो यूज़ है वो तो अपने घर में आपको पता ही है, घर में माइक्रोवेव कहाँ पे यूज़ होता है। चलिए, वेवलेंथ रेंज याद कर लेना, नोट डाउन कर लो। ओरिजिन इसमें बेटा वैक्यूम ट्यूब होती है माइक्रोवेव में, उसमें चार्ज के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑसिलेशन उसमें भी एक एक्सेलरेशन होता था। अगर 10+1 का सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, पोजीशन का इक्वेशन था y=a sin ωt, उसमें एक्सेलरेशन था। उसमें डेफिनेशन ये थी कि एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेटेड यानी कि चार्जेस को अगर ऑसिलेट कराओगे तो उसमें से भी निकलती हैं ईएम वेव्स, उनको बोलेंगे माइक्रोवेव्स। चलिए, माइक्रोवेव का पहला यूज़ तो आपको पता ही लग गया, यानी माइक्रोवेव कुकिंग में यूज़ होता है ना, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव्स को बेटा यूज़ करते हैं हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। अभी क्वेश्चन आएगा आपके सामने एक, कि माइक्रोवेव्स को सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्यों यूज़ करते हैं। तो जो वेव्स सैटेलाइट तक जानी हैं वो माइक्रोवेव्स के थ्रू हम सेंड करते हैं। चलिए, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो हैं वो भी माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। तभी तो बेटा अब तो खैर कोरोना वाला टाइम आ गया, अब तो पेरेंट की बेचारे की मजबूरी है कि वो मोबाइल फ़ोन बच्चे को दे रहा है कि नहीं बेटा पढ़ ले ऑनलाइन। तो मोबाइल फ़ोन जो है उसका ओवर यूज़, जब हम उसको कॉल करते हैं डाटा आता है बेटा उसमें माइक्रोवेव्स के थ्रू आता है। तो माइक्रोवेव जो हैं अगर कुकिंग कर सकती हैं तो ब्रेन की भी कुकिंग हो सकती है।
तो जब आप लॉन्ग टाइम कॉल करते रहते हैं मोबाइल फ़ोन पे, अच्छा नहीं है, तो बेटा ब्रेन के लिए वो डेंजरस है, नो डाउट, क्योंकि माइक्रोवेव जो है वो बॉडी को बेटा ज़्यादा ही हीट अप कर देती हैं। ओके, इसके अलावा बेटा रडार होता है, रडार जानते हैं ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसमें भी माइक्रोवेव्स यूज़ होनी है। तो ये तो लगा हुआ है ट्रक के ऊपर, बाकी बेटा परमानेंटली इंस्टॉल्ड भी है कई जगह, और किसी किसी बेटा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके अंदर भी लगा होता है। चलिए, रडार में यूज़ होना है। तो एक बार ज़रा पॉज करके टेबल को नोट कर लीजिए। बाकी अब 3 ऑप्शन और बचे हैं, छोटे छोटे से हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको कि माइक्रोवेव्स को सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बेस्ट क्यों माना जाता है, वाई नॉट अदर वेव्स। तो माइक्रोवेव्स की खासियत ये है कि ये बिना बेंड हुए, बिना मुड़े एटमॉस्फेयर में से क्रॉस कर सकती हैं बेटा। एज अ रिजल्ट इनको एक जैसे बीम ऑफ लाइट होता है ना, जैसे स्कूटर का हेडलाइट का बीम होता है, हाई बीम लो बीम, पता है ना, रेस सीधी जाती हैं, बीम बोलते हैं उसको। तो माइक्रोवेव्स कैन पेनिट्रेट स्ट्रेट वे थ्रू द एटमॉस्फेयर, बिना बैंड हुए निकल जाती हैं। जबकि दूसरी जो वेव्स है ना बेटा, उनका सिग्नल जो है वो आयनोस्फीयर है, एक अर्थ के एटमॉस्फेयर के बिल्कुल बाहर क्लियर, वो बैंड हो जाता है। अदर वेव्स गेट बैंड, लेकिन माइक्रोवेव जो है दे कैन ट्रेवल स्ट्रेट थ्रू द एटमॉस्फेयर। इसलिए सैटेलाइट तक वेव पहुंचाना है तो फिर हमें माइक्रोवेव्स यूज़ करना है। तो आंसर देना आपने, माइक्रोवेव्स डू नॉट बैंड वाइल पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर, हैंस दे कैन बी सेंट इन द फॉर्म ऑफ अ बीम। इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बेस्ट हैं माइक्रोवेव्स। चलिए, अब टेबल पूरा नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन को आप ऐसा करिए, क्वेश्चन को ना टेबल के नीचे नोट कर लो, अभी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं बस छोटे छोटे। अब आ रहा है बेटा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज। अभी ये जो तीनों पॉइंट है इनको रेडियो वेव्स कहते हैं इन टोटल। तो ये वेवलेंथ रेंज आ गया। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ऑसिलेटिंग सर्किट से डेवलप होती हैं, और ये टीवी ट्रांसमिशन में यूज़ होती थी बेटा। अब टीवी ट्रांसमिशन बंद हो गया, अब आपके पास आ गया है डिश एंटीना, तो वो तो माइक्रोवेव्स को रिसीव करेगा, क्योंकि सैटेलाइट से तो माइक्रोवेव्स आते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी बेटा टीवी में यूज़ होती थी, अब ये सारा सिस्टम बंद हो गया, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बेसिक। और एंड में आते हैं बेटा फिर ये एफएम ट्रांसमिशन में यूज़ हो रही हैं अभी भी वीएचएफ, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। एफएम सिग्नल जो आपके कार में रेडियो लगा हुआ है एफएम वाला, उसमें ये वाला सिग्नल यूज़ होता है, वीएचएफ कहते हैं इसको शॉर्ट में, फुल नेम इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। चलिए, तो ये अब एक पुराना डायग्राम है, जो पूरे शौकीन है रेडियो के बेटा, जिनको रेडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत अच्छी चाहिए, उनके लिए रेडियो है ये। तो कई सारे इसमें चैनल्स होते हैं, यानी एफएम सुनना है कि एएम सुनना है, शॉर्ट वेव भी होता है, तो ये उनके लिए है। ये आज की डेट में मुझे लगता है शायद एग्जिस्ट करता होगा, पुराना हो गया, क्योंकि आज जो शौक है वो तो इंटरनेट का है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी अब तो ये किसी पुराने टाइम का फ़ोटो है बेटा। चलिए, लास्ट में है रेडियो फ्रीक्वेंसीज। अब रेडियो सिग्नल बेटा जो हैं एफएम वाले रह गए हैं, तो जो एएम वाला है, एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, आवाज़ अच्छी नहीं आती थी, तो वो अब बंद हो गया धीरे धीरे। चंडीगढ़ में भी था एक बेटा, सेक्टर 34 में, लाइट पॉइंट पे, कुछ बच्चों को पता होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है आकाशवाणी। एम्प्लॉय सारे रिटायर हो चुके हैं, एक आध बचा होगा कोई, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता होगा कि भाई बिल्डिंग को संभाल लो बस। तो ये बंद हो गया बेटा सारा सिस्टम। तो ये लास्ट के 3 हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, इनको टोटल को रेडियो रेंज कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं सारे को मिला के। तो ये ट्रांसमिशन में यूज़ होती थी। हाँ, आर्मी वाले आज भी यूज़ करते हैं बेटा, आर्मी वाले आज भी यूज़ करते हैं, और जो सैटेलाइट फ़ोन वगैरह हैं, और जो अपने पुलिस वाले हैं बेटा, उनके पास वॉकी टॉकी वगैरह होता है ना, वो सारा जो है वो इनको ही यूज़ करता है, 8, 9 एंड 10। चलिए, अब अपना स्पेक्ट्रम तो हो गया कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर विंटर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इजी टॉपिक खास चीज़ नहीं है। तो ये जो है आपके सामने अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट। इस टेस्ट में एक छोटा सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके देख रहे हैं,
कि इफेक्ट कैसा आता है। तो पहले न्यूक्लियर वॉर कभी हुई, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो उस केस में इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होंगे कि जो डस्ट ऊपर को उठेगी ना उन एक्सप्लोजन के कारण, वो कई मंथ्स तक नीचे नहीं आएगी, और वो क्या करेगी, जो ऊपर से सन का रेडिएशन आ रहा है उसको ब्लॉक कर लेगी। सोलर रेडिएशन ब्लॉक होगी मंथ्स के लिए, तो बेटा नीचे हीट ही नहीं पहुंच पाएगी, तो एक काफ़ी लंबा विंटर शुरू हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर विंटर। तो आपने क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज न्यूक्लियर विंटर। आंसर आपके सामने है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का जो डस्ट जो है उड़ेगा ऊपर की तरफ, वो मंथ्स तक सेटल डाउन नहीं होगा, वो सोलर रेडिएशंस को ब्लॉक कर लेगा, और एज अ रिजल्ट अर्थ पे ठंड हो जाएगी कई महीनों तक, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर विंटर। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप्स को हम ग्राउंड पे बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सरे टेलीस्कोप्स हैं उनको हम ग्राउंड पे नहीं लगाते, उनको लगाते हैं सैटेलाइट्स पे। रीज़न बहुत सिंपल, मैंने बता दिया आपको। जो ऑप्टिकल वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, वो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके ग्राउंड पे आ जाती हैं, लेकिन एक्सरेज जो हैं उनका वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो उनको अगर आपने इंटरप्रेट करना है, उनको रिसीव करना है, तो एटमॉस्फेयर से बाहर जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आंसर दोनों नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में बेटा कम से कम पिछले 10 सालों में 3 बार आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सैटेलाइट्स पे लगाएंगे ताकि हम एटमॉस्फेयर से बाहर जाके उन रेज को रिसीव कर पाए। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी साथ साथ में ख़त्म कर देना, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। तो ये चैप्टर जो है इसमें न्यूमेरिकल वगैरह तो कोई आना नहीं बेटा, ठीक है। हाँ, और जो जेई मेन, जेई एडवांस एंड आपका जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं सिंपल से, ज़्यादा पंगे वाला काम नहीं है। तो ज़्यादा देखेंगे आप AIPMT में ही आया हुआ है मोस्टली। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुकलेट में, वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ, वो बता दिया मैंने आपको, E क्रॉस B के लॉन्ग होता है ना, अभी लिखा हमने थोड़ी देर पहले। ये इन वेवलेंथ्स को आपने अरेंज करना है लैम्डा V, लैम्डा X, लैम्डा M। ये वेवलेंथ्स हैं विजिबल लाइट की, एक्सरेज की और माइक्रोवेव्स की। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ आप जानते हैं कौन सी इनमें से, वेरी नाइस, माइक्रोवेव्स। उससे छोटी वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, और सबसे कम है एक्सरेज की। तो लार्जेस्ट माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव सबसे आगे आएगा, फॉलोड बाय विजिबल लाइट, एंड सबसे एंड में होंगी एक्सरेज। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 52 नंबर है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेव के साथ एसोसिएटेड, जो कि Z के लॉन्ग जा रही है, वेव इज गोइंग अलॉन्ग Z एक्सिस, तो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे शो करोगे। तो देखो बेटा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अगर वेव जो है वो जानी है Z एक्सिस के लॉन्ग, इधर को, दो डायरेक्शन है ना अपने पास, X एंड Y। Z का तो होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वेव ने आना इधर को, इधर को आना है। तो थंब, अगर आप अपना राइट हैंड साइड का थंब इधर को पॉइंट करो बेटा Z एक्सिस के अलॉन्ग, तो आप अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे, देखो जरा, ये हैंड का बैक साइड हो गया बेटा, देखो जरा, राइट हैंड का बैक साइड ऐसे दिखेगा। तो फिंगर्स आपकी घूम रही है इधर से इधर को। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लॉन्ग एक्स एक्सिस कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के लॉन्ग कर लो, तो भी चलेगा। या फिर कोई और ऑप्शन देखते हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स एक्सिस है सेकंड ऑप्शन में, बस सेकंड ऑप्शन में ही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जे के लॉन्ग यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया, तो यही वाला ऑप्शन ठीक हो गया। या फिर कोई और हो सकता है, मान लो जो बी है उसको मैं हटा के इधर ले आऊँ, ऐसे भी चलेगा। इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, वो नेगेटिव एक्स के लॉन्ग हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा आपका, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी कि जे के लॉन्ग ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड को माइनस आई कैप कर देना बेटा, वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस कोई दिया नहीं है, तो सही ऑप्शन जो बैठ रहा है वो सेकंड ऑप्शन है। चलिए, एक्स्ट्रा इंक रब कर रहा हूँ, समझ आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा सा पीछे करिए वीडियो को, दोबारा फिर एक्सप्लेन हो जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वैल्यू गिवन है एज 2.5 न्यूटन पर कूलम इंटू कॉज ऑफ, ये वेव का इक्वेशन होता था, मैं थोड़ा सा ना आपको 10+1 में लेके जाता हूँ। वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या कॉस भी हो सकता है, साइन कॉस दोनों से रिप्रेजेंट होता है। तो ए फॉर एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और के होता है 2 पाई अपॉन वेवलेंथ। तो क्वेश्चन है कि वेव का पहले तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है। ये वेव थी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाती है, उसका इक्वेशन है ये। वेव विच प्रोपेगेट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू, ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन है, ऐसी वाली वेव की इक्वेशन थी +1 में, y इक्वल टू ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको हमने ए लिखा हुआ था। चलिए अभी ए का जिक्र तो यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन है कि पहली बात तो वेव जो है वो राइट को जा रही है कि लेफ्ट को जा रही है। तो मैंने बताया था कि आप इस सिंबल को चेंज कर देना माइनस से प्लस, और ये उठा के इधर लिख देना बेटा, ये बताया गया था +1 में। तो वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बेटा एक ऑप्शन ये पड़ा है, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, ये तो नेगेटिव वाला है, ये तो नहीं आएगा। ऊपर वाई डायरेक्शन है, ये भी नहीं आएगा। तो इन दोनों में से एक आंसर है। इन दोनों में फ्रीक्वेंसी भी आपको 10⁻⁶ दी है, इसको भी छोड़ो परे। अलग अलग क्या है, वेवलेंथ। तो आप ना वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ से क्लियर होगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी बताया मैंने 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, वो तो ये वाला नंबर आ गया, बट इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10⁻⁶ दोनों में ही लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 10⁻⁶ हर्ट्ज। वेवलेंथ के लिए बेटा जो एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है पाई इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई है 2 पाई बाई लेमडा, पाई से पाई करो कैंसिल और लेमडा का वैल्यू निकालो। लेमडा आ रहा है 200 मीटर। तो 200 मीटर वाला यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। मुश्किल नहीं लगा होगा, इजी है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बेटा छोड़ रहा हूँ आपके लिए, है ना, कर लेंगे ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करना है इंफ्रारेड को, माइक्रोवेव को, अल्ट्रावायलेट को और गामा रेज को। गामा रेज तो सबसे ऊपर होती हैं, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा और वेवलेंथ में सबसे कम। तो सबसे एंड में गामा रेज आएंगी। तो ये गामा रेज दो ही जगह लिखा हुआ है एंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में से एक ऑप्शन सही है, बाकी अपने आप पंगे लो बेटा, सारा नहीं बताऊंगा। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब मैंने वो क्वेश्चन हटा लिए हैं इसमें से जो डिस्प्लेसमेंट करंट में थे, क्योंकि वो 2021 में नहीं आने हैं। 2021 में जो आपका पेपर होना है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आना। तो मैंने अभी फिलहाल वो क्वेश्चन यहाँ से हटा दिए। अब पहला क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, है ना, समझ गए ना, यूवी लाइट। आई सर्जरी में कौन सी यूज़ होती है वो भी आपको बता दिया मैंने, दोनों में यूवी लाइट यूज़ होती है। 2019 क्वेश्चन है कि रडार में कौन सा पार्ट यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इसमें यूज़ होता है बेटा माइक्रोवेव, और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज लिखना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है, आप उसकी टेंशन मत लो, पेपर के टाइम याद करना पड़ेगा बेटा, जो आएगा वही लिखना पड़ेगा। एंड में मैंने नाम लिख दिए और बाकी आप अपने आप फ्रीक्वेंसी निकालो। नेम द, ये 2020 क्वेश्चन है इस साल का। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद देयर फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोड्यूस्ड इन। इस प्रोसेस में कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनका नाम लिखो और उनका फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आधा नंबर होगा वेव का नाम, आधा नंबर फ्रीक्वेंसी रेंज का हर एक केस में। तो रेडियो एक्टिव डिके में आप जानते हैं उसमें गामा रेज निकलती हैं। और जो वेल्डिंग करते हैं ना बेटा, जब गेट वाला आयरन के पीसीज को जोड़ते हैं आपस में तो वेल्डिंग किया जाता है, उसमें से बेटा याद रखना यूवी रेज निकलती हैं। कई बार पता नहीं होता है इसके बारे में। जो वेल्डिंग में बोलते हैं ना कि वेल्डिंग जब हो रही है तो पापा बोलते हैं बेटा नहीं देखना उधर को, आइज़ डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि आइज़ में बेटा यूवी रेज पहुंच रही होंगी, इसलिए वो आगे एक फ़िल्टर सा लगाते हैं काफ़ी डार्क ब्लैक कलर का, तो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और टीवी के रिमोट में आपको समझ आ गया, उसमें से निकलती हैं इंफ्रारेड रेज। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक।
और ये चैप्टर समझो पूरा हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पूरा प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती है एग्ज़ाम में, वो मैंने सब डिस्कस कर दिया है। तो इसमें वैसे अदरवाइज़ 2 दिन लगा करते थे, एक दिन डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए था, पर अब ये छोटा यूनिट हो गया है, ठीक है, चैप्टर का कुछ हिस्सा कट गया है, तो ये एक दिन में ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ 1 लेक्चर। बेटा स्कूल में करवाएंगे तो CBSE ने लिखा कि इसको 2 लेक्चर में ख़त्म करो, स्कूल में पीरियड लगता है आपका 40 मिनट्स का। चलिए, अपना लेक्चर जो है वो रफली 1.5 घंटे के आसपास हो चुका है, तो दोनों लेक्चर समझो कवर हो गए। और साथ साथ मेरा नोट डाउन कर लेना, तो नोट डाउन करते करते दैट मीन्स आपका ये जो टॉपिक है वो 2 घंटे का है आसपास। तो चैप्टर इज़ ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा शुरू करूँगा मैं ऑप्टिक्स, यानी बुकलेट का जो 2nd वॉल्यूम है आपका NCERT का, वो स्टार्ट होगा बेटा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाकी जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।